आज कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। ये एक डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत करता है बच्चों को। ठीक है, तो आज मैं इसे बिल्कुल आसान मैनर में पढ़ाऊंगा, जिससे ये बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि सीएफएस मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। ठीक है, इसे लास्ट तक जरूर देखें, वरना आपको समझ में नहीं आएगी पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट ये उस उसके एप्लीकेशन पे आते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किस किस पर एप्लीकेबल है। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा पूरा कंपनी को एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट 3 कंपनी। चाहे वो 1 पर्सन कंपनी हो, या फिर स्मॉल कंपनी हो, या फिर डोरमेंट कंपनी हो। ठीक है, ये 3 कंपनी के अलावा सारे कंपनी पर कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी है। ठीक है, तो अब आते हैं उसके मीनिंग पर कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। ठीक है, कैश फ्लो इज ए फ्लो ऑफ कैश। ठीक, मतलब कि इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश। हाँ, इसी को बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब कि जब हम कंपनी में कोई भी काम करते हैं, तो उसमें मेरा चाहे तो कैश का इनफ्लो होगा या कैश का आउटफ्लो होगा। अगर कैश का इनफ्लो हुआ तो मतलब कैश इंक्रीज हो रहा है, मतलब कैश मेरे पास आ रहा है। हाँ, और जब कैश आउटफ्लो हो रहा है मतलब कैश का डिक्रीज हो रहा है, मतलब कैश कंपनी से जा रहा है। तो ये जो कैश का ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसी को बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कैश फ्लो ट्रांजैक्शन। तो इसी का हम स्टेटमेंट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका इसको 3 एक्टिविटीज में बांट दिया गया है कि मतलब कि पहला पहला आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके बाद फिर एक एक्टिविटी हो गया इन्वेस्टिंग, उसके बाद फाइनेंसिंग। कि यानी ये 3 के तहत ही पूरा कैश फ्लो का ट्रांजैक्शन होता है। तो चलिए अब आते हैं कैश फ्लो ट्रांजैक्शन की एक्टिविटीज पर। ठीक है, तो पहला एक्टिविटीज है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता क्या है, मतलब ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन व्हिच इज रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ अ कंपनी। मतलब जो डेली बेसिस में यूज करते हैं बिजनेस में। ठीक है, ये प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज है। जैसे मान लीजिए कि कैश रिसीट हो रहा है हमको सेल से, हाँ, या कमीशन मिल रहा है, या कमीशन हम दे रहे हैं। ठीक है, या फिर करंट एसेट मेरा इंक्रीज हो रहा है या करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो ये मेरा क्या है, मेरा ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस से रिलेटेड है, और ये जो डेली बेसिस पे होते रहता है। ठीक है, और ये रिवेन्यू जनरेटिंग का काम करता है मेरा, इसलिए इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रखा गया है। मतलब जनरली यानी पी एन एल अकाउंट के जनरली मेन चीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। ठीक है, तो ये हम इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रख दिए, ऑल ट्रांजैक्शन। ठीक है, विच इज रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ अ कंपनी। देखिए उसका फॉर्मेट देख लेते हैं पहले। अ, उसका प्रोफार्मा कैसे बनाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। सबसे पहले नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ रहे तो नेट प्रॉफिट हम दे देंगे। हाँ, नेट प्रॉफिट में जो मेरा नन कैश ट्रांजैक्शन होगा या नॉन नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होगा उसको ऐड कर देंगे। नन कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है, नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज क्या होता है, ये अभी आपको सेपरेटली हम समझाएंगे कि ये होता क्या चीज़ है। मेनली अभी थोड़ा समझ लेते हैं कि नन कैश ट्रांजैक्शन मतलब वो ट्रांजैक्शन जिसका कैश से कोई लेना देना नहीं है। नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज वो एक्सपेंसेज जो बिना कैश से कैश से उसका एक्सपेंसेज, यानी कैश से कोई लेना देना नहीं है, वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ डिप्रिसिएशन है, तो डिप्रिसिएशन मेरा डिप्रिसिएशन हम माइनस तो करते हैं नेट प्रॉफिट से, लेकिन ये डिप्रिसिएशन मेरा एक्चुअली क्या है,
कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है। मतलब डिप्रिसिएशन माइनस हो रहा है, चाहे वो मशीन से, अगर मान लीजिए मशीन से हो रहा है तो वो मशीन को डिवैल्यू कर देता है, लेकिन उससे मेरा ना कैश का कोई आउटफ्लो हो रहा है ना कुछ हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको फिर ऐड कर देते हैं, इसलिए कि ये मतलब कि मेरा कोई कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट मतलब यानी सेल ऑफ एसेट करते हैं तो अगर वो हम मेरा उसमें मेरा लॉस हुआ, ठीक है, लॉस हुआ तो वो अभी आगे हम देखेंगे कि एसेट का ट्रांजैक्शन हम इन्वेस्टिंग में करते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग में करते हैं तो उसका मेरा कैलकुलेशन इन्वेस्टिंग में हो चुका होगा, ठीक है। तो लेकिन उसी के वजह से हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट को दोबारा नहीं कर सकते हैं। अगर नेट प्रॉफिट या लॉस को इन्वेस्टिंग में अगर हम कर चुके हैं तो फिर दोबारा इसमें अगर करेंगे तो ये मेरा डबल काउंटिंग हो जाएगा, ठीक। इसलिए हम नेट प्रॉफिट से उसको ऐड कर देते हैं या माइनस कर देते हैं। ये हुआ नॉन कैश ट्रांजैक्शन और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। तो जब इन दोनों को माइनस ऐड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स में। तो जब इन सब को ऐड एंड माइनस कर देंगे तो मैं ये हो जाएगा मेरा कैश फ्रॉम ऑपरेशन। कैश फ्रॉम ऑपरेशन से जब हम कोई भी एसेट हुआ, जैसे कोई एसेट हुआ या लाइबिलिटी हुआ जो मेरा डेली बेसिस पे यानी जिसको करेंट बिजनेस के हिसाब से जिसका ये कैलकुलेशन करते हैं उसको ऐड या माइनस कर देंगे। जैसे कोई भी हो गया, करेंट एसेट हुआ या करेंट लाइबिलिटी हुआ, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है करेंट एसेट, तो मतलब कि एसेट मेरा करेंट एसेट मेरे पास अगर 1,000 का है और वो अगला साल जाके मेरा मतलब यानी पिछला साल मेरा 1,000 का था, इस साल आगे मेरा 1,200 का हो गया, ठीक है। तो 1,200 का हुआ तो इसका मतलब एसेट मेरे पास बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो इसका मतलब हम एसेट को खरीदे हैं। एसेट को जब खरीदे हैं तो जब खरीदेंगे तो चाहे वो कैसे खरीदेंगे या फिर और किसी चीज से खरीदेंगे या एक्सचेंज से। तो यहाँ मेनली क्या होता है कि हम कैश फ्लो बना रहे हैं तो ये समझ लेंगे कैश से ही खरीद रहे हैं, ठीक है। तो कैश से अगर हम एसेट को खरीद रहे हैं तो मेरा क्या कैश का आउटफ्लो हुआ होगा। इसलिए करंट एसेट मतलब अगर एसेट मेरा बढ़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब मेरा कैश का आउटफ्लो हुआ है, यानी खरीदे हैं एसेट को तब वो एसेट मेरा बढ़ा है तो उसको माइनस कर देंगे। और वहीं पे अगर एसेट मेरा करेंट एसेट कम हुआ है, मतलब मेरा था पिछला साल 1,200 और इस साल करेंट एसेट है मेरा 1,000 का, तो मतलब यानी करेंट एसेट मेरा कम हुआ है तो इसका मतलब क्या समझेंगे कि करेंट एसेट को हम बेच दिए हैं, ठीक है। बेच दिए हैं तो इसका मतलब मेरा बेचे हैं तो मेरा कुछ ना कुछ कैश आया होगा, मतलब यानी कैश का इनफ्लो हुआ होगा, ठीक है। तो उसको हम ऐड कर देंगे, कैश का इनफ्लो हुआ है तो उसको ऐड कर देंगे। और कैश का आउटफ्लो मतलब एसेट करेंट एसेट बढ़ा है तो उसको माइनस कर देंगे। वही सेम सिचुएशन आ जाता है इस पर करेंट लायबिलिटीज पर। और करेंट लायबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो मतलब मेरे पास अभी मान लीजिए कि लायबिलिटी है 1,000 का, ठीक है। अगला साल जाके मेरा फिर लायबिलिटी बढ़ बढ़ गया 1,200 में, तो मतलब लायबिलिटी बढ़ रहा है। लायबिलिटी मतलब कि किसी को हम पे करना था वो अभी पे नहीं किए हैं। मतलब मान लीजिए कि हम क्रेडिटर से कोई सामान खरीदे, ठीक है, वो सामान खरीदे थे प्रीवियस ईयर में 1,000 का, फिर इस साल मेरा क्या हो गया, वो 1,000 के बदले में 1,200 हो गया। 1,200 हुआ तो इसका मतलब क्या है कि हम कुछ ना कुछ सामान खरीदे होंगे क्रेडिटर से, सामान खरीदे होंगे तभी मेरा लायबिलिटी बढ़ा है। तो सामान खरीदे हैं तो इसका मतलब मेरा क्या हुआ है कि कैश का इनफ्लो नहीं हुआ, ठीक है। यानी कैश का जो लायबिलिटी बढ़ा है कैश का इनफ्लो इनफ्लो हुआ है समझ लीजिए, ठीक है। और जो ये करेंट लायबिलिटी अगर घटा है तो एक कैश का आउटफ्लो हुआ है। मतलब कि हम क्रेडिटर था मेरा 1,000 का, वो 1,200 हो गया है, तो इसका मतलब कि हम उधार ले लिए हैं, ठीक है। मेरा पहले मेरा था 1,000 का उधार, अब 1,200 हो गया है तो इसका मतलब क्रेडिटर से हम कुछ उधार लिए होंगे, तो उधार लिए हैं तो इसका मतलब कि मेरे पास इनफ्लो हुआ होगा, कुछ कैश आया होगा, ठीक है। और वैसे ही अ, अगर करेंट लायबिलिटी मेरा डिक्रीज हो रहा है
करेंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि मैं प्रीवियस ईयर में 1,000 का ये उधार लिया था। हाँ, इस साल मेरा उधार हो गया है 800 रुपया। तो 200 रुपया का जो ये उधार कम हुआ है, मतलब 200 रुपया हम पेड कर चुके हैं। पेड किए हैं मतलब आउटफ्लो हुआ है मेरा कैश का। कैश का जब आउटफ्लो हुआ तो इसका मतलब अ, मेरा कैश कम हुआ है। तो कैश कम हुआ है तो इसका मतलब उसको हम डिक्री माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हो गया मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्या था ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कि और ट्रांजैक्शन विच इज रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ अ कंपनी। ठीक है, और उसमें क्या चीज प्लस करते थे, क्या चीज माइनस करते थे। जो भी चीज जो नन कैश होता था या नन नन कैश होता था उसको हम ऐड कर देते थे। और जो नन कैश जो पहले नेट प्रॉफिट में माइनस कर दिए हैं उसको ऐड करते थे। और जो नेट प्रॉफिट में ऐड कर दिए हैं पहले उसको माइनस कर देते थे। मतलब यानी प्रॉफिट अगर मेरा एसेट से आया है तो उसको उस प्रॉफिट को क्या नेट प्रॉफिट में हम कहीं जब पीएनएल बनाए थे तो उस वक्त क्या किए थे कि उसको ऐड कर दिए थे। और वहीं पे जब नेट प्रॉफिट फिर बनाए होंगे लेकिन उसमें क्या है मेरा लॉस आया था। तो लॉस अगर जो आया है तो वो क्या किए होंगे नेट प्रॉफिट में हम ऐड कर दिए लेस कर दिए होंगे। लेस कर दिए होंगे तो उसके वजह से मेरा नेट प्रॉफिट कम हो गया होगा। ठीक है, तो उसको हम ऐड करके फिर नेट प्रॉफिट को ज़्यादा कर देंगे। मतलब यानी मेरा कैश का आउटफ्लो पूरा मेंटेन रखेंगे कि यानी सही पूरा दिखाएंगे कि मेरा इतना ही आउटफ्लो हुआ है। क्यों? क्योंकि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये एसेट का ये है। और एसेट मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है, उस कॉलम में मेरा उसका ट्रांजैक्शन का ये होगा कंप्यूटेशन होगा। ठीक है, तो अब दूसरा एक्टिविटीज है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन सा एक्टिविटीज जो यानी रिलेट हो फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट से। जैसे हम कोई एसेट खरीद रहे हैं, मान लीजिए मशीन खरीद रहे हैं या फिर कोई भी बिल्डिंग खरीद रहे हैं, ये मेरा क्या है फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट फिक्स्ड एसेट है। और अगर हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये भी मेरा क्या है इन्वेस्टमेंट है। तो इससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज होगा तो वो मेरा आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। एंड लास्ट है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में और वो ट्रांजैक्शन होगा जो शेयर्स कैपिटल से रिलेटेड हो या फिर लोन से रिलेटेड हो। मतलब यानी जो जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो लाइबिलिटी साइड में जो भी मेरा शेयर्स एंड लोन का कॉलम रहेगा उससे उसका जितना भी ट्रांजैक्शन होगा वो मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। जैसे शेयर्स में हो गया, चाहे जैसे हम इशू ऑफ शेयर्स कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं तो मेरे पास मतलब मेरे पास रुपया आ रहा है तो वो मेरा क्या हो गया इनफ्लो हो गया। और वहीं पे हम अगर रिडेम्पशन कर रहे हैं शेयर्स का तो वो में क्या हो रहा है मेरा कैश का आउटफ्लो हो रहा है। मतलब हम शेयर को अगर शेयर का अगर रिडेम्पशन कर रहे हैं तो मेरा कैश जा रहा है तो वो मेरा क्या हो गया आउटफ्लो हुआ, तो वो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ये है। और लोन्स लोन्स भी आता है इसके अंदर में ही फाइनेंसिंग के एक्टिविटी, यानी जो मेरा कंपनी को फाइनेंस कराता है वो फाइनेंस से रिलेटेड है, वो फाइनेंसिंग में आ जाएगा। ये जैसे लोन हुआ, लोन मतलब कि लोन अगर हम लेंगे या देंगे मतलब वो मेरा फाइनेंस से रिलेटेड है, मेरा रुपया से रिलेटेड है। या उससे हमको चाहे कोई भी काम करेंगे चाहे कंपनी का ग्रोथ हो या कोई भी काम के लिए वो मेरा फाइनेंसिंग का काम करेगा, इसलिए उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में रख दिया जाता है। ठीक, ये हो गया तीसरा एक्टिविटीज। अब आते हैं मेथड में। तो सीएफएस का क्या दो मेथड होता है, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मेनली उसी कंपनी में लगाया जाता है जिस पर मैंडेटरी सीएफएस मैंडेटरी नहीं है। मतलब यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी तीन कंपनी हम देखें ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, इसमें क्या है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी नहीं है लेकिन वो बना सकती है अगर वो बनाना चाहे तो ये अगर वो बनाना चाहे तो वो बना सकती है। तो उसके लिए एक बेनिफिट है कि वो डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड जब अगर डायरेक्ट मेथड से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो
तो क्या उसमें सिर्फ हम कैश एंड बैंक का ही ट्रांजैक्शन कंसीडर करेंगे, पीएनएल अकाउंट हो या फिर बैलेंस शीट हो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। यही मेन डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। जब डायरेक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो पीएनएल और बैलेंस शीट का ये बैलेंस शीट का कोई भी ट्रांजैक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे, ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन को ही कंसीडर करेंगे। उसी के हिसाब से हम उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। अब कुछ सिचुएशन को समझना जरूरी है। जैसे डिप्रिसिएशन हुआ, ये क्या है, ये एक नन कैश ट्रांजैक्शन है, जिसके वजह से क्या होता है, हम आगे ही पीछे पढ़ चुके हैं कि डिप्रिसिएशन को ऐड क्यों करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को ऐड और माइनस क्यों करते हैं, ये हम देखे पीछे। ठीक है, लेकिन फिर थोड़ा बता देते हैं कि डिप्रिसिएशन मेरा क्या होता है, नन कैश ट्रांजैक्शन होता है। इसके नन कैश ट्रांजैक्शन होता है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एसेट, ये मेरा एसेट का पार्ट है। तो ये एसेट में इन्वेस्टिंग में मेरा कैलकुलेशन हो गया होगा। तो इसको अगर दोबारा फिर हम नेट प्रॉफिट से माइनस या लॉस अगर किए हैं तो ये समझ लेंगे कि मेरा डबल कैलकुलेशन हो रहा है। नेट प्रॉफिट में भी माइनस प्लस हुआ होगा और हम फिर इन्वेस्टिंग में भी उसका कैलकुलेशन करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। उसके वजह से मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट सही नहीं बनेगा, नेट प्रॉफिट सही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको एड या माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस को। और डिप्रिसिएशन क्या है, डिप्रिसिएशन एक नन कैश ट्रांजैक्शन है जो किसी भी एसेट को डिवैल्यू कर देता है। मतलब उसका जो एसेट का है, एसेट का वैल्यू को कम कर देता है। ठीक है, तो उससे ना मेरा कोई कैश का ट्रांजैक्शन हो रहा है, ना कोई कैश का आउटफ्लो हो रहा है, ना कोई इनफ्लो हो रहा है। लेकिन क्या करते हैं, जब हम पीएनएल बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उससे हम डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, जिससे क्या होता है, नेट प्रॉफिट मेरा कम आ जाता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट जो कम आता है, कम आ जाता है, जिसके कारण मेरा कैश फ्लो ये कैश फ्लो ज़्यादा दिखने लगता है। ठीक है, तो कैश फ्लो को सही बनाने के लिए, दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। मतलब मेरा कैश का इतना फ्लो नहीं हुआ है, मतलब कैश का फ्लो सिर्फ मतलब आउटफ्लो इतना ही तक हुआ है, जितना नेट प्रॉफिट में दिख रहा है उतना नहीं हुआ है, यानी उससे कम मेरा आउटफ्लो हुआ है। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, मतलब ये मेरा कैश आउटफ्लो नहीं है। दूसरा सिचुएशन है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड का मेन ये होता है कि उसको प्रपोज्ड करते हैं प्रीवियस ईयर में और पेड करते हैं करेंट ईयर में। मतलब कि प्रीवियस ईयर में अगर उसको प्रपोज किए हैं तो करेंट ईयर में उसका पेड करेंगे। ठीक है, तो करेंट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम उसको माइनस किए होंगे। ठीक करेंगे, अगर प्रीवियस ईयर का कोई प्रपोज किया हुआ है तो उसमें दो सिचुएशन आता है। हाँ, क्वेश्चन में दो सिचुएशन आता है। एक क्या होता है कि बैलेंस शीट में दिया हुआ है, गिवन इन बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर में। ठीक है, जो भी प्रपोज डिविडेंड है वो दिया हुआ हो अगर प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट में, तो उस प्रपोज डिविडेंड को क्या करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भेज देंगे। मतलब प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है तो इस ईयर में, मतलब इस ईयर में मेरा पेड होगा, तो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इसको माइनस कर देंगे, इसको पेड कर देंगे। हाँ, मतलब वही है कि प्रीवियस ईयर में हम परपोज करते हैं और करेंट ईयर में इसको पेड करते हैं। और दूसरा क्या है कि प्रीवियस ईयर में दिया हुआ ना हो। ठीक है, गिवन इन बैलेंस शीट ऑफ करेंट ईयर में, सिर्फ करेंट ईयर में दिया हुआ हो, तो उस केस में क्या करेंगे कि अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो कुछ नहीं, बस यूं ही छोड़ देंगे इस प्रपोज डिविडेंड को। अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए उसको यूज करेंगे। अगला सिचुएशन में आप समझ जाएंगे नेट प्रॉफिट निकालने के लिए कैसे प्रपोज डिविडेंड को यूज किया जाता है। ये तीसरा सिचुएशन है, नेट प्रॉफिट अगर दिया हुआ ना हो क्वेश्चन में तो नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो ये तीन सिचुएशन होता है। एक होता है चेंज इन पीएनएल, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस प्रीवियस ईयर का दूसरा है और करेंट ईयर का दूसरा है। मतलब कि पिछला साल में मेरा कुछ ना कुछ प्रॉफिट आया है और इस साल भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट आया है, जिसके कारण मेरा डिफरेंस हो रहा है कुछ। तो वो डिफरेंस जो हो रहा है किस वजह से हो रहा है, चाहे तो मेरा कैश का इनफ्लो हुआ होगा,
हाँ, मतलब यानी रिवेन्यू ज़्यादा हुआ होगा, रिवेन्यू ज़्यादा हुआ है तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट हुआ होगा ज़्यादा। प्रॉफिट होने के कारण क्या हुआ होगा, मेरा कैश का इनफ्लो हुआ होगा, जिसके कारण उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। और चेंज इन रिजर्व्स, मतलब कोई भी जब प्रॉफिट हुआ होगा पिछला साल, और पिछला साल में कुछ और इस साल में कुछ, उसका जो डिफरेंस आएगा, क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस का कोई डिफरेंस, उसको ऐड कर देंगे रिजर्व्स में। मतलब कि रिजर्व क्या, जो भी मेरा प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट से कोई भी रिजर्व अमाउंट को रख देते हैं कंपनी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व बोलते हैं। ये रिजर्व क्यों, रिजर्व रिजर्व पिछला साल का कुछ मान लीजिए कि 1 लाख करोड़ था, इस बार हो गया है 2 लाख करोड़, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, मतलब कि मेरा कुछ ना कुछ ज़्यादा रिवेन्यू हुआ होगा, जिसके कारण मेरा प्रॉफिट हुआ होगा, ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा, इसलिए हम रिजर्व रख दिए हैं। रिजर्व जो रखे हैं तो मतलब कि प्रॉफिट जो हुआ है या रिवेन्यू आया है, तो उसके कारण मेरा क्या हुआ होगा, कैश का इनफ्लो हुआ होगा। जिसके कैश का इनफ्लो हुआ होगा, इसका मतलब मेरा नेट प्रॉफिट हुआ होगा। नेट प्रॉफिट हुआ है तो उसी कारण से हम इसको नेट प्रॉफिट निकालने के लिए इसको यूज कर लेंगे, उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड, मतलब प्रपोज डिविडेंड अगर करंट ईयर का दिया हुआ है, प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है, इसका मतलब समझेंगे कि करंट ईयर से अगर दिया हुआ है, तो मतलब कि प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर में दिया हुआ है, मतलब कि हम पेड कर चुके हैं। पेड प्रपोज डिविडेंड किससे करते हैं, नेट प्रॉफिट से, ठीक है। तो इसलिए इसको नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, तो मेरा एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया नेट प्रॉफिट निकालने का तरीका। सबसे पहला, अगर कोई भी चेंज इन पीएनएल में है, यानी क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस से जो डिफरेंस आएगा उसको ले लेंगे, और जो मेरा रिजर्व में चेंज आएगा क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस में, वो ऐड कर लेंगे, और करेंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ रहेगा उसको ऐड कर लेंगे, तो ये मेरा आ जाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक दिया हुआ है, तो उस मिस्टेक को कोई कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि मिस्टेक रेक्टिफाई बैलेंस शीट में नहीं। एक दो और सिचुएशन है, जैसे हो गया डिविडेंड और इंटरेस्ट। डिविडेंड का हम काम कौन सा एक्टिविटीज में भेजेंगे, और इंटरेस्ट को कौन सा एक्टिविटीज में भेजेंगे, ठीक है। तो डिविडेंड मेरा रिलेटेड किससे है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो डिविडेंड हम देते हैं, चाहे तो वो शेयर्स में हो, इक्विटी शेयर्स में हो या प्रीफरेंस शेयर्स में हो। तो ये रिलेट कहाँ से हो गया, इक्विटी शेयर्स और प्रीफरेंस शेयर्स मेरा रिलेट हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। तो डिविडेंड जब पेड करेंगे या डिविडेंड हमको मिलेगा, ठीक है, तो डिविडेंड अगर हमको मिला तो वो फिर अलग सिचुएशन हो जाएगा। लेकिन डिविडेंड जब हम पेड करेंगे, तो मतलब मेरा इक्विटी शेयर पे हम पेड किए हैं या प्रेफरेंस शेयर में पेड किए हैं, तो ये मेरा चला जाएगा कहाँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से उसको माइनस कर देंगे। वहीं पर अगर मुझे डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, मतलब हम कुछ ना कुछ इन्वेस्टिंग किए होंगे। इन्वेस्टिंग किए होंगे, तो मतलब इन्वेस्टिंग किए होंगे, तो इन्वेस्टिंग कौन सा एक्टिविटीज में आता है, इन्वेस्टिंग आ जाता है मेरा दूसरा वाला एक्टिविटीज में, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। दूसरा वाला एक्टिविटीज क्या है, पहला क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा वाला इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरा वाला फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो डिविडेंड अगर हमको मिला है, डिविडेंड मिला है, तो डिविडेंड कब मिलेगा, हम चाहे तो इन्वेस्ट किया होंगे, कंपनी कंपनी चाहे इन्वेस्ट किया होगा, तो इन्वेस्ट किया होगा तभी डिविडेंड मिल रहा है उसको। तो उसको क्या, अब उसका ये करेंगे कि वो रिलेट कहाँ से करता है, तो इन्वेस्टिंग रिलेट करता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेट करता है, तो जो डिविडेंड मिलेगा वो मेरा चला जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। वहीं पे तीसरा सिचुएशन आता है इंटरेस्ट का। वो इसमें भी वही दो सिचुएशन हो सकता है, चाहे तो इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, तो इंटरेस्ट मुझे तब मिलेगा जब हम इन्वेस्ट किए होंगे, ठीक है। इन्वेस्ट किए होंगे तब मिल रहा है, तो इन्वेस्ट अगर किए होंगे तो वो रिलेट करता है मेरा किससे, इन्वेस्टिंग से। और और एक सिचुएशन कि हम इंटरेस्ट दिए हैं, तो इंटरेस्ट हम देंगे कब, जब हम लोन लिए होंगे। लोन लिए होंगे तो लोन मेरा किस में जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाता है, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से उसको माइनस कर देंगे। और हमको अगर इंटरेस्ट मिला है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस कर देंगे, ठीक है। यही मेन था इसमें, यही मेन पॉइंट है जो याद रखने के लिए जरूरी है। अगर ये पॉइंट अगर आप ध्यान में रखेंगे, तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा आसान लगने लगे।